ओके, सो आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? आज हम लोगों को पढ़ना था बेसिकली नया टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी तक कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने, अगर हम बात करें हेड्स ऑफ इनकम के, तो हेड्स ऑफ इनकम के 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिया। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने किसकी बात की थी? सैलरी इनकम की बात की थी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम की बात की थी। अब हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन, ये दो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। बिजनेस और प्रोफेशन, पहले हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन को समझेंगे, और बिजनेस एंड प्रोफेशन को दोनों को साथ में रखा गया है। और ये किस में आता है? पीजीबीपी, इसको शॉर्ट में बहुत से लोग बोलते हैं। पी फॉर प्रॉफिट, जी फॉर गेन्स और बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसमें अगर हम लोग बात करें सैलरी के बाद, अगर सेकेंड नंबर पे थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, तो यही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबको पता है बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। कोई भी ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बिजनेस कहते हैं। ठीक, एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। ठीक, तो इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग बिजनेस कहेंगे। अ पर्सन इज रनिंग अ ग्रोसरी शॉप। अगर एक पर्सन क्या कर रहा है? ग्रोसरी शॉप अगर रन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अ पर्सन इज रनिंग अ ग्रोसरी शॉप। वो पर्सन का नाम हम लोग बता देते हैं, अ पर्सन नेम्ड रोहन, ओके, इज रनिंग अ सर ग्रोसरी। ग्रोसरी शॉप मतलब क्या होता है सर? वही राशन की दुकान। यस राशन सर की सर। दुकान को ग्रोसरी शॉप कहते हैं। तो वो क्या है? तुम लोग की जो कॉलोनी में जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं, ये सब क्या है? ये सब बिजनेस ही है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो बिजनेस की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्योरली इंटेलेक्चुअल एंड मैनुअल स्किल, यानी प्रोफेशन में वो लोग आने वाले जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपना इंटेलेक्चुअल या मैनुअल स्किल को यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल लर्निंग। और ये जो इंटेलेक्चुअल और मैनुअल स्किल आती है हमारे अंदर, वो कैसे आती है? स्पेशल लर्निंग के थ्रू एंड क्वालिफिकेशन गैदर्ड, या फिर हमने वो क्वालिफिकेशन इकट्ठा की हो थ्रू पास्ट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, पिछले ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर हो गए, ये लोग किस में आते हैं? ये लोग प्रोफेशनल हुए। इन सबको हम लोग प्रोफेशनल कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबको पता है, एक तो सबसे ज़्यादा सर्विस मैन की बात करते तो हम लोग ने सैलरी पढ़ लिया, फिर हाउस प्रॉपर्टी, घर को किराए पे देना। फिर अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो थर्ड सबसे बड़ा, अगर हम बात करें, जो सब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं इसके बाद? बिजनेस। हालांकि ये सबसे रिस्की काम होता है, कहने का मतलब है बिजनेस सबके लिए आसान नहीं होता। तो अब हम लोग उस बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब इससे पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होती है। तो वही अभी हम लोग को इस टॉपिक में समझना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है क्या? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ठीक है भाई, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह का प्रोफेशन हो, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाई। कहने का मतलब है, अगर आपको किसी भी तरह का कंपनसेशन मिल रहा है, क्षतिपूर्ति जिसको हम लोग कहते हैं, या अदर पेमेंट्स ड्यू टू और रिसीव्ड बाई, है ना, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से या कुछ भी कंपनसेशन अगर आपको मिल रहा है, तो कंपनसेशन अगर आपको मिलता है एक बिजनेसमैन को किसी भी कारण से, ठीक है, तो वो कंपनसेशन भी क्या होगा? वो कंपनसेशन भी उसके लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होगी। अब सॉल्व होता है, सर कंपनसेशन क्या? क्षतिपूर्ति किस चीज़ की, पेमेंट किस कारण से मिल रहा है? तो वो हम लोगों ने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ABCD। ठीक है, एनी पर्सन बाय वट एवर नेम कॉल्ड मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियल द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी at or in connection with the termination of his management, the modification of the terms and conditions relating thereto। कल को अगर सपोज करो कोई भी पर्सन जो भी किसी भी नाम से
उसको जाना जाता हो, है ना। कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहा है, कोई भी इंडियन कंपनी से कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी है कर रहा है, वो इंडियन कंपनी है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, लेकिन अगर उस पर दबाव डाला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू या किसी अथॉरिटी के थ्रू कि तुम अपने मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट टीम होती है, सबको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से समथिंग, कि अपने मैनेजमेंट को तुम टर्मिनेट करो, ठीक है। टर्मिनेट इन द सेंस किसी भी कनेक्शन में हो सकता है कि आपके यहाँ ये मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, आपको अब मैनेजमेंट को चेंज करना होगा, किसी भी तरह का दबाव डाला जाता है, द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करो, तो कंपनी तो जाहिर सी बात है मना करेगी कि हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जब बोलती है कोई टेंशन नहीं आप करो, मैं आपको जो भी आपका इसका नुकसान होगा उसका मैं आपको क्या दूंगा, कंपनसेशन दूंगा। तो वो जो कंपनसेशन मिलता है वो भी किस में आएगी, वो आपकी आ जाएगी पीजीबीपी में। तो किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन अगर आपको मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारी पीजीबीपी की ही इनकम मानी जाती है। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के दौरान बिजनेस में कुछ डिसीजंस लेने के लिए या बिजनेस को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए अगर कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो पीजीबीपी की इनकम है। चलिए ये सी डी ई पॉइंट आप लोग सेल्फ पढ़ लीजिएगा, आप लोग के पास बुक है, मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आज के समय में गोरखपुर में जो यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है उसके आसपास बहुत सारे शॉप्स तोड़े गए हैं ना, रोड्स के चलते। तो बहुत सारे शॉप्स को अपने अलग अलग तरह से उनके हिसाब से कंपनसेशन उनको दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनको वहाँ पे अपना बिजनेस नहीं रखना पड़ेगा, वो उनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग के लिए या फिर कह लो जो भी उनका नुकसान हुआ है इसके कारण जो भी कंपनसेशन उनको दिया जा रहा है, वो कंपनसेशन भी कौन सी इनकम में आती है, वो उनके पीजीबीपी में ही आएगी। यानी वो इनकम भी उनको जो कंपनसेशन मिल रहा है वो भी एक तरह की इनकम है, और वो किस में आएगी, पीजीबीपी में आएगी, ठीक है। या फिर सपोज करो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ, जैसे सपोज करो आपकी अगर फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री अगर सपोज करो एक ऐसे एरिया में है जो आउटर एरिया में था, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे शहर बस गया। जैसे मैं यहाँ पे गोरखपुर की बात करूँ तो यहाँ पे एक बरगदवा एक एरिया है जहाँ पे पहले लोग थे ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्री हुआ करती, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गोरखपुर शहर जब बड़ा हुआ तो वो जो इंडस्ट्री थी वहां तक हमारा शहर यहाँ वहां तक लोग पहुंच गए, यानी वहां तक लोगों के घर बनना शुरू हो गए। तो फिर अब क्या हुआ, गवर्नमेंट अब कहती है अब आप फैक्ट्रीज जो आपने खोल रखे अब आप यहाँ पे फैक्ट्री नहीं चला सकते, क्योंकि अब ये रेजिडेंशियल एरिया हो रखा है। तो अब आप जाओ इंडस्ट्रियल एरिया में, तो यहाँ पे जैसे गोरखपुर में गीडा जो है वो है इंडस्ट्रियल एरिया, तो कहा गया आपको क्या, आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाके शिफ्ट करो, आपको हम इजीली ज़मीन हम दे दे रहे हैं, लेकिन हाँ आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री रन नहीं कर सकते। तो अब सोचो अपनी फैक्ट्री का तुमको यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट करना होगा सारी चीज़ें, तो उस पर खर्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनसेशन आपको दे रही है। तो अगर गवर्नमेंट आपको कोई कंपनसेशन दे रही है या अथॉरिटीज़ आपको कंपनसेशन दे रही है तो वो पूरी तरीके से कौन सी इनकम होगी, पीजीबी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा पीजीबीपी वाला पॉइंट, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, कंपनसेशन वाला पॉइंट है सबको क्लियर। अब हम बात करेंगे इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड, प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशंस फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर। अगर कोई भी इनकम मिलता है बाय अ ट्रेड, किसी भी ट्रेड से या प्रोफेशनल्स को या फिर सिमिलर एसोसिएशन को, फ्रॉम रेंडरिंग, कोई अगर वो सर्विस दे रहा है टू इट्स मेंबर, अपने ही मेंबर को, अगर उससे भी कोई इनकम मिल जा रही है तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी जाहिर सी बात है वो पीजीबीपी की इनकम है। अब यहाँ पे मेंबर्स का क्या मतलब है, मेंबर्स क्या हो सकते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मेंबर्स कौन हो सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं। वैसे तो मेंबर्स का मतलब हम लोग शेयर होल्डर्स को लेते हैं, तो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कोई सर्विसेज अगर दे रही है, अगर उसके बदले भी अगर उनसे पैसे ले रही है तो वो भी तो बिजनेस पीजीबीपी ही है, उसको कुछ और थोड़ी ना कहेंगे, तो वो भी पीजीबीपी की इनकम होती है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। देखो इम्पोर्ट लाइसेंस सबको पता है, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस चाहिए करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इम्पोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। अब ये इम्पोर्ट जो लाइसेंस होता है, ठीक है,
अब ये इंपोर्ट लाइसेंस जो होता है आपके पास, अब इंपोर्ट लाइसेंस मान लो कल को अगर तुम्हें डिसीजन लेते हो कि अब हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं करना है, और फिर आप क्या कर सकते हो, वो इस इंपोर्ट लाइसेंस को आप सेल आउट कर सकते हो। तो अगर कल को अगर तुम अभी कह रहे हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम हमको अभी बंद करना, बाकी हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तो इंपोर्ट लाइसेंस अगर कल को बेचते भी हो और उसको बेचने पे कोई प्रॉफिट होता है, देन दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द पीजीबीपी। तो ये ध्यान रहे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस कम्स अंडर द पीजीबीपी, ये पीजीबीपी की इनकम में आएगा। नाउ इंसेंटिव बाय वे ऑफ कैश कंपनसेटरी सपोर्ट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर कोई भी इंसेंटिव मिलता है तुम्हें या कोई ड्यूटी ड्रॉबैक होती है, ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो टैक्सेस तुमने दे दिया था वो अब तुम्हें वापस मिल रहा है, या फिर कोई इंसेंटिव मिल रहा है। इंसेंटिव सबको बता दूं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जैसे होता है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है कि अगर आपको पता है, हर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा देश का एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती है गवर्नमेंट कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स देंगे, बेनिफिट्स के अलावा ये इंसेंटिव्स भी देंगे। ठीक है, तो इंसेंटिव बाय कैश कंपनसेटरी, लेकिन हाँ वो जो इंसेंटिव हो किस फॉर्म में होनी चाहिए, कैश कंपनसेटरी अगर है ना। या ड्यूटी ड्रॉबैक है, जस्ट लाइक आपसे कहा गया कि अगर आपने कोई सामान यहाँ पे खरीदा है और वहाँ पे टैक्सेस दिए हैं, और अगर आप उस गुड्स को, जैसे आपने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप पे आपने टैक्सेस दिए, मान लो आपने 30,000 का लैपटॉप खरीदा, उस पर 2,000 रुपये टैक्सेस दिए हैं। अब अगर उस लैपटॉप को अगर तुम एक्सपोर्ट कर देते हो, तो ये जो 2,000 रुपये तुमने गवर्नमेंट को जो जो भी तुमने टैक्सेस जहाँ भी दिए थे, वो टैक्स तुम्हें हम वापस कर देंगे। तो ये जो आपको जो ड्यूटी ड्रॉबैक होगी, ये भी एज एन इंसेंटिव होती है, या फिर कह लो ये भी आपकी पीजीबीपी की इनकम कहलाएगी। ठीक, तो इन सब बातों का हमें ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट, और कौन सी इनकम पीजीबीपी में आती है, एनी प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। तो अगर कोई भी, अगर तुम क्या कर रहे हो, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक होता है, ये बेसिकली कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ये ज़्यादातर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक आता है। अब तो जीएसटी आ गई है, तो जीएसटी में अब उतना नहीं है सारी चीज़ें, तो ये चीज़ हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक जैसा कि पहले के समय में जो है ये मेंटेन किया जाता था, अगर इसको अगर हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर अगर कुछ हमें प्रॉफिट होता है, तो उसको भी, उस प्रॉफिट को भी हम लोग क्या बोलते थे, उस प्रॉफिट को भी हम लोग पीजीबीपी की इनकम कहते थे। नाउ प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट, खैर ये सब छोड़ दो, अब ये सब जीएसटी अब चेंज हो गया ना, तो अब ये दोनों पॉइंट तो हटा ही देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूसिट्स। अब यहाँ पे पॉइंट जरा देखना, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट्स, अगर बिजनेस में भी कोई बेनिफिट या कोई परक्यूजिट्स मिल रहा है, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, भले वो पैसे में कैश में कन्वर्टेबल हो या ना हो। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस, लेकिन हाँ वो बेनिफिट आपको कैसे मिला है, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, या उस प्रोफेशन को करने के वजह से मिला है, तो वो बेनिफिट भी, वो परक्यूजिट भी क्या होगी, पीजीबीपी की इनकम। अब सॉल्व होता है, जैसे ये परक्यूजिट का नाम आता है, तो आपको परक्यूजिट में तुरंत आपको ध्यान आता है सैलरी, सैलरी में याद है परक्यूजिट हुआ करता था। अब यहाँ बिजनेस में कहाँ परक्यूजिट हो गया, चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप प्रोफेशनल हो, आप एक डॉक्टर हो, आपने किसी ऐसे पेशेंट की जान, वैसे भी जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, अगर सपोज करो कोई वृद्ध था, अब उस जाहिर सी बात है 60 ईयर के अबव के ऊपर कोरोना या इस तरह का कोई अटैक थोड़ा तेजी से होता है, उनके बचने के चांसेस कम होते हैं। तो मान लो ऐसे ही कोई पेशेंट था जिसके बचने के चांसेस 10% थे, तुमने उसको बचा लिया। अब वो पेशेंट अच्छा खासा पैसे वाला था, वो काफ़ी खुश हुआ, और उसने क्या किया, जो तय फीस थी वो आपको फीस तो दिया ही दिया डॉक्टर डॉक्टर को, और उसके अलावा उसको एक कार गिफ्ट कर दिया। तो अगर वो जो कार गिफ्ट किया ना, 10 लाख की कार, तो वो कार जो डॉक्टर को मिल रही है, वो तो फीस में तय नहीं ना था, वो अलग से दे रहा है पेशेंट खुश होकर के अपनी तरफ से। तो ये जो 10 लाख की कार मिली ना, वो क्या है, वो उस डॉक्टर के लिए क्या है, परक्यूजिट है। और ये जो 10 लाख की कार है, ये वैल्यू भी क्या होगी उसके पीजीबीपी यानी प्रोफेशन की इनकम में ऐड की जाएगी। रही बात बिजनेस की, बिजनेस में क्या परक्यूजिट्स होता है, तो प्रोफेशनल का मैंने बताया। बिजनेस में जस्ट लाइक आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप सिम बेचते हो, तो आपको बोला जाता है कि आप अगर
इतना सिम अगर आप बेच दोगे, 1,000 सिम अगर आपने बेच दिया इस 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, तो फिर आपको फ्रिज मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा या कुछ मिलेगा, इस तरह का कुछ भी कह सकते हैं। या अगर आप कंप्यूटर्स का बिजनेस करते हो, आपने इतने लैपटॉप्स बेच लिए, तो आपको एक फॉरेन टूर दे देंगे। तो चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या नॉट हो, उसकी वैल्यू निकालिए और वो एक परक्यूजिट हुई, वो आपकी बिजनेस की इनकम में ऐड होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे परक्यूजिट्स के बारे में, कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या 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 तरह के परक्यूजिट्स हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनरेशन रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, तो कोई भी अगर इंटरेस्ट है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, अगर आप कंपनी में एज अ पार्टनर हो, मान लो हम ही लोग की कंपनी है और हम सभी लोग, पीयूष हम लोग से क्या है, पार्टनर है। और हम लोग क्या करते हैं ना, मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स का काम देख लेता हूँ, पीयूष मैनेजमेंट मैनेजमेंट का काम देख लेता है। मैनेजर मतलब का पोस्ट वो संभाले हुए है, मैं अकाउंटेंट का पोस्ट संभाला हुआ हूँ, कोई मार्केटिंग का पोस्ट संभाला हुआ है। हम सभी पार्टनर्स ही अपने ही फर्म में काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे सैलरी उठाते हैं या बोनस उठाते हैं, कमीशन के नाम पे कुछ अपने फर्म से निकाल रहे हैं। तो चूंकि वो हमारी खुद की फर्म है, हम उसमें एज अ पार्टनर है, तो हम उसमें अगर सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन किसी भी नाम से, किसी भी रेमुनेशन के नाम से अगर अपने लिए कुछ भी पैसा निकालेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको पीजीबीपी की इनकम मानेंगे। वो सैलरी हेड की इनकम नहीं है। भले हम सैलरी के नाम से उठा रहे हैं, बट वो सैलरी इनकम नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम उस फर्म में एज अ पार्टनर है। ठीक है, एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन ही नहीं हो पाएगा, हम ही एम्प्लॉयर हम ही एम्प्लॉय नहीं। तो यहाँ पे जो भी हम सैलरी सर बोनस, एक क्वेश्चन था सर। हम पूछिए। सर जैसे आपने बोला था कि अगर किसी बंदे को दे दिया जाता है कि इतना सिम बेच दो तो तुमको लैपटॉप दे देंगे। हम्म। तो सर वो तो मतलब उसको कंपनी तो सैलरी भी तो देती होगी और ऊपर से तो सर ये नहीं, देती है तो उसका तो जो। नहीं नहीं, बिजनेस की बात कर रहा था। बहुत सारे डीलर्स होते हैं ना, डीलर्स, उन लोग को यस मिलता सर। है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शाही मार्केट की बात करें, बहुत सारे वो कंप्यूटर्स के शॉप वाले हैं ना। यस तो सर। कंपनी अपने डीलर्स को प्रमोट करने के लिए सब चीजें करती है। इवन एसीसी सीमेंट वाले ये लोग भी करते हैं हर साल। बात समझे, एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें देखते हैं कि किस यस। रेट में उसने कितना सेल किया, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। दैट इज जस्ट लाइक इंसेंटिव। ठीक। अब लैपटॉप में हो गया एचपी, लिनोवो, ये सब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इनको सेल्स को बढ़ाने के लिए अपने डीलर्स को, वो एम्प्लॉय नहीं है, डीलर उनके एम्प्लॉय थोड़ी ना है। जितने शेयर मार्केट में दुकान है वो एम्प्लॉय है क्या कंपनी के? उनका बिजनेस है। अब कंपनी उनको एक ऑफर करती है, अगर आपने अगर इतना टारगेट दे देती है कि अगर 3 महीने में अगर आपने इतना सेल कर दिया, तो हम आपकी, आपको या जो भी बिजनेस ओनर है उसको हम यहाँ का टूर दे देंगे, या फिर ये दे देंगे या वो दे देंगे, जो भी। तो वो जो भी मिल रहा है वो एज अ क्या है, वो परक्यूजिट है। एम्प्लॉय थोड़ी ना होते हैं डीलर। अब बात समझ में आ गई पीयूष? यस सर। ठीक है। अब जो देखते हैं हम लोग, एनी सम whether received or receivable in cash or kind under an agreement for not carrying out any activity relation to any business। अगर कल को अगर तुमको किसी भी तरह का अगर अमाउंट अगर मिल रहा है, किस लिए, कि भैया तुम इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, तुम ये अपना बिजनेस क्लोज करो। जैसे कल को मान लो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि केमिकल फैक्ट्रीज जो हैं वो उन सबको बंद किया जाए, या जो भी है नेचर को लेकर नुकसान हो रहा है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री को इन्होंने बंद किया। अब प्लास्टिक इंडस्ट्री को बंद किया, भैया अब तुम यहाँ पे अपना फैक्ट्री बंद करो, अब यहाँ पे प्लास्टिक पन्नियाँ वन्नियाँ नहीं चलेंगी। तो नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस, यानी किसी पर्टिकुलर बिजनेस को बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब अचानक अगर गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को बंद करेगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उसको कुछ क्या होगा, कुछ अमाउंट तो दे, कुछ कंपनसेशन तो दे, उतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखा, तो जो भी एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है ना, इन कैश और काइंड किसी भी तरह से मिल रहा, वो भी क्या कहलाएगा, वो पीजीबीपी की इनकम में ही कहलाएगा, क्योंकि इसी बिजनेस के कारण इसको मिल रहा है। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। अभी जैसे कल ही तुम लोगों ने एक न्यूज़ में आया होगा कि पतंजलि जी ने एक कोरोना नील बनाया है, कोरोनिल करके कोई दवाई बनाई, उन्होंने बोला कोरोना को ये लड़ने में
वो करेगा, है ना। तो फिर तुरंत आयुष मंत्रालय ने उस पर वो लिया और तुरंत उस पर एक्शन लिया कि भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी रिसर्च के और बिना आयुष मंत्रालय से परमिशन लिए आप ऐसा दवाई कैसे आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो और इसका प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हो, रोको इसको तुरंत। बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर मान लो रियल में अगर किसी ने वो कोरोनिल बनाए हैं, वो सच में नील ही होगा। नील समझ रहे हो ना? नील, ये वाला नील, कोरोनिल। तो ध्यान से समझिएगा कि नॉट शेयरिंग नो हाउ, मान लो अगर किसी कंपनी ने, इंडिया की किसी कंपनी ने सच में कोरोना वायरस का कोई मेडिसिन बना लिया, तो जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि नॉट शेयरिंग नो हाउ, मतलब इसका पेटेंट किसी को शेयर मत करो, कॉपीराइट अपने पास रखना है, ट्रेडमार्क अपने पास रखना है, लाइसेंस या फ्रेंचाइजी, इसके लिए आपकी कंपनी के ऊपर दबाव बना, मतलब कहती है कि आप इसका फॉर्मूला किसी को दीजिए मत, क्योंकि इससे हमारे देश के लिए फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, इसका पेटेंट हमारे पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप किसी को इसे बेचिए मत इस फॉर्मूले को। एनी अदर बिजनेस कॉमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर आईटी से रिलेटेड कोई चीज़ होता है, जैसे आईटी में सबको पता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे लाइक माइक्रोसॉफ्ट Microsoft likely to assist in the manufacture, proceeding, processing of goods or provisions of for services। तो उसके लिए अगर कोई भी अगर आपको अमाउंट अगर मिल रहा है, सिमिलर नेचर इन्फॉर्मेशन लाइकली असिस्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर इस तरह का अगर कोई भी अगर इसके बदले में अगर आपको कुछ भी अमाउंट दिया जा रहा है कि ठीक है, आप कहते हो सर मैं पेटेंट नहीं बेचूंगा, मेरे को पैसे कहाँ, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है चलो हम तुम्हें पैसे देते हैं, ठीक है ना, ये तुम अमाउंट रखो जो भी है, तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा, पीजीबीपी इनकम। ठीक है, ये सब हालांकि कंडीशंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी रेयर केसेस होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि पीजीबीपी के टॉपिक में इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। एनी सम रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, है ना। तो अगर कोई भी सम रिसीव्ड होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी पीजीबीपी की इनकम। अब जैसे कि सबको पता है ऑलरेडी हम लोग कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने सैलरी हेड में आपको पढ़ा रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे भी आ रहा है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय की बात कर रहे थे हम लोग इंश्योरेंस की, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सपोज करो हम सभी बिजनेस पार्टनर हैं या बिजनेस के की पर्सन है, डायरेक्टर से हम लोग, और हमारी वजह से ही बिजनेस चल रहा है और हम लोगों ने ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, नहीं सॉरी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया है, वैसे किया तो था शायद, हमें जहाँ तक याद आ रहा है, बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है? बिजनेस में की पर्सन होते हैं, पता है कि नहीं पता है? बिजनेस में क्या होते हैं, की पर्सन। अब ये जो की पर्सन होते हैं, है ना, अब इनका आप क्या कर सकते हो, आप इंश्योरेंस करा सकते हो। तो यहाँ लिखा गया है, कीमैन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वेयर द प्रपोजर एज वेल एज द प्रीमियम पेयर इज द एम्प्लॉयर। नॉर्मली जैसे आपकी कंपनी है, आप ही बेसिकली वो प्रीमियम पे कर रहे हो। द लाइफ टू बी इंश्योर्ड इज दैट ऑफ द सेम एम्प्लॉयर एज की एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड की मैन। जैसे आप सभी लोग मान लो 4 पार्टनर हो, आप सभी लोगों ने इंश्योरेंस ले लिया की मैन इंश्योरेंस, क्योंकि आप ही लोग से बिजनेस चल रहा है। अगर किसी को कल को एक भी अगर कंपनी से बाहर जाता है या फिर कह लो किसी की डेथ होती है, तो उससे कंपनी के ऊपर इसका बैड इम्पैक्ट जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा अगर कुछ होता है तो आखिर में इस नुकसान को कैसे आखिर में मैनेज किया जाएगा कंपनी में। तो इसलिए क्या होता है ना कि चारों लोग क्या करते हो, कीमैन इंश्योरेंस ले लेते हो। और कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप लोग कंपनी के कीमैन हो, आप ही की वजह से बिजनेस चल रहा है, इसीलिए की पर्सन आपको बोला जाता है।
तो आप सभी लोग उसके लिए पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो जमा कर रहे हो। एंड द बेनिफिट इन केस ऑफ अ क्लेम, और कल को मान लो तुम अगर वो क्लेम करते हो उस पॉलिसी का, तो वो क्या होगा, गोज टू द एम्प्लॉयर, वो किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को ही मिलेगा। ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर को जो पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है वो बिजनेसमैन को जो मिल रहा है इंश्योरेंस का जो पैसा, ये देखो बिजनेसमैन कैसे उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो जो पैसा मिलेगा, वो चूंकि एज अ ओनर है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो इनकम, वो उसकी इनकम कहलाएगी पीजीबीपी की इनकम। तो यहाँ देखो दिया भी है, अगर आप लोग ध्यान से अगर समझ रहे होगे, मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। Cayman Insurance help a business to recover from the loss of its valuable assets. The person who runs it and own it. ठीक है, जैसे जो पर्सन उसको रन करा रहा है या जो उसका ओनर है, ठीक है ना, इंडिविजुअल टैलेंट्स, और सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। अरे भाई क्या है, नेट बड़ा स्लो चल रहा है क्या? तो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ कुछ समझ में आया पीयूष? पीयूष, जैसे यहाँ देखो दिया भी हुआ है इंडिविजुअल। हाँ बोलो बोलो। चलो ठीक है, में मैं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, अभी हम लोग 100% कर रहे हैं, हो रहा है बाद में, ये अजीब सी प्रॉब्लम है इसकी। बस ठीक, ओके अब पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा छोटा दिखा है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। इंडिविजुअल टैलेंट्स आर बिकमिंग क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ मेनी कंपनीज। सबको पता है, कई बार होता है जो बंदे होते हैं वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन इन्वेस्टर्स। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ भी, कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उसकी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हीं वजह से बिजनेस चल रहा है। वैल्यूएशन ऑफ द एंटिटीज़, और उस कंपनी के एंटिटीज़ के मतलब वैल्यूएशन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक, एवरी बिजनेस। अब यहाँ पे जब देखो, कहाँ पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, एवरी बिजनेस हैज़ एट लीस्ट a few very valuable employees who contribute significantly to the running and growth of the company. It makes sense to insure against the unfortunate event of their untimely demise. अगर कल को वो अचानक वो हमारी कंपनी से जाते हैं तो इसकी वजह से हमें नुकसान होगा। दिस इज बिकॉज द कंपनी may face business financial loss in case of sudden death of such valuable employees। तो यही चीज़ जिस तरह से हम लोग बात करें, सडनली कहीं किसी की डेथ ना हो जाए, वो एम्प्लॉय के केस में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर के भी केस में हो सकती है। अगर एम्प्लॉय के केस में होती है और एम्प्लॉय को कल को उससे उससे पेमेंट दिया तो दैट इज कॉल्ड सैलरी हेड की इनकम हो जाती है। लेकिन अगर वहीं अगर एम्प्लॉयर की बात कर रहे हो तो उसके लिए तो वो पीजीबीपी कहलाएगी ना। So Cayman insurance can be defined as an insurance policy where the proposer as well as premier payer। तो प्रीमियम कौन देगा, मान लिया हम सब लोग पार्टनर हैं, हम ही लोग प्रीमियम दे रहे हैं, हम ही लोग इसीलिए ले रहे हैं ताकि उस पॉलिसी को, ताकि कल को इसका बेनिफिट उठाया जा सके। द लाइफ टू द इंश्योर्ड इज दैट ऑफ द सेम एम्प्लॉयर्स। ठीक है, कि एम्प्लॉय, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर ही क्या है, कि एम्प्लॉय है। एंड द बेनिफिट इन केस ऑफ क्लेम, जो क्लेम का जो बेनिफिट होगा वो भी किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा, मतलब ओनर को मिलेगा। तो ये किसको मिल जाएगा, गोज टू द एम्प्लॉयर।
ठीक है। अब देखिए द कीमैन हियर कैन बी एन एम्प्लॉय, तो ये तो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि कीमैन कौन हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। हैविंग ए स्पेशल स्किल, लेकिन हाँ एम्प्लॉय के केस में अगर जब करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो कंपनसेशन जो भी मिल रहा है कंपनी को, ओनर को जो मिल रहा है, हैविंग ए स्पेशल स्किल, set substantial responsibilities who contribute significantly to the profit of the organizations. It is not a special plan of insurance but just application of the life insurance to fulfill a special needs. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये इंश्योरेंस इसीलिए करा रहे हैं कि ताकि वो बंदा अगर कहीं भी अगर कुछ भी का डेथ हो तो कम से कम कुछ कंपनसेशन में कुछ अमाउंट हमें मिले। अगर कंपनी को सपोज करो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, आप चलो आप ही की बात कर लेते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हो, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, एक कंपनी हमारी एक्स वाई जेड हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं ठीक है, और इन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस काफ़ी हद तक चलता है, मतलब काफ़ी हद तक बिजनेस इनका है इनकी वजह से। अब क्या करते हैं हम लोग, इनका एक कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, कितने का, मान लीजिए सपोज करिए 50 लाख का है। हालांकि इसका प्रीमियम कौन भर रहा है, एक्स वाई जेड कंपनी भर रही है उसका प्रीमियम, है ना। कल को मान लो अगर मिस्टर ए की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 50 लाख का जो पेमेंट है वो एक्स वाई जेड कंपनी को मिलेगा। तो एक्स वाई जेड रिसीव कर रही है, ठीक है ना, सॉरी, आफ्टर डेथ। अब चूंकि क्या हो रहा है, कंपनी यानी कि एक्स वाई जेड रिसीव क्या, क्लेम, जो क्लेम अमाउंट है उसे मिलेगा, कितना मिल रहा है, 50 लाख रुपीज़। बात जरा समझिएगा, 50 लाख रुपए इस कंपनी को मिल रहा है, तो ये 50 लाख जो मिलेगा ना, ये कंपनी के लिए क्या है, पीजीबीपी की इनकम है, ठीक। अब अगर इस में से कंपनी इस मिस्टर ए की फैमिली को, ठीक है ना, मिस्टर ए की फैमिली को अगर क्या दे देती है, कुछ अमाउंट दे देती है, फॉर एग्जांपल उसको 10 लाख रुपए दे दी इसमें से निकाल के, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर 10 लाख रुपीज़ उसमें से निकाल के दे दी तो उनकी फैमिली के लिए क्या होगी, वो अदर सोर्स की इनकम हो गई, ठीक है। और जो बाकी 40 लाख रुपए जो बचा, एक्स वाई जेड जो अपने पास जो 40 लाख रुपए 40 लाख रुपीज़ जो रख रही है, वो उसके लिए क्या हो गया, एक्स वाई जेड के लिए ये पीजीबीपी की इनकम। तो ये किस में जा रहा है, ये अदर सोर्स उसकी फैमिली के पास, ठीक है। या फिर सपोज करो वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, जो भी कोई और केस हो सकता है, अगर उसको मिस्टर ए को खुद ही मिलता तो वो सैलरी हेड की इनकम हो जाती, और यहाँ पे एक्स वाई जेड को जो मिल रहा है वो किसकी इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी काफी हद तक समझ में आ गया होगा। सर पीजीबीबी हाँ बोलो। सर पीजीबीबी की इनकम है सर, लेकिन जो वो इंश्योरेंस कराया होगा उसमें पैसा लगा होगा ना कुछ। किसका, हाँ भाई पॉलिसी का प्रीमियम तो प्रीमियम का पैसा तो कंपनी को देना ही पड़ता है ना। तो सर उसमें माइनस नहीं होगा। नहीं नहीं माइनस नहीं होता है, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट बहुत ही ठीक। नॉमिनल यस। पॉलिसी के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब होता है यस सर। 10 to 20%। ओके, सो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अरे भाई जब हर साल प्रीमियम दे रहा था, बात जरा समझना पीयूष, जब हर साल जब प्रीमियम देता होगा तो उसको अपने खर्चे में दिखाता होगा कि नहीं दिखाता होगा, दिखाता होगा सर। हर साल तो उसको रिडक्शन मिल ही रहा है ना, खर्चे में वो दिखा ही रहा है। अब पॉलिसी मिल रहा है उसमें से फिर से दोबारा माइनस कर दोगे तो डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा 2 बार, ठीक, मेरे ख्याल यस से समझ में आ गया सर। होगा। अब जो देखिए यहाँ पे एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट्स, उसको कैपिटल एसेट्स का कुछ मिल रहा है, ठीक है।
अदर देन लैंड और गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बीइंग डिमोलाइज, जैसे तुम्हारा दुकान ढा दिया गया क्योंकि रोड हाईवे के बीच में आ रहा था, तो तुम्हारा रोड या डिस्ट्रॉयड किया गया या डिस्कार्डेड हो गया। सपोज करो तुम्हारा फैक्ट्री था, उसके ऊपर आके प्लेन गिर गया, एयरक्राफ्ट, है ना, या कुछ इस तरह का डिस्ट्रॉयड हो गया, डिस्कार्डेड या ट्रांसपोर्ट, किसी भी तरीके से कुछ भी अगर नुकसान हुआ। इफ द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सच कैपिटल एसेट्स हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है, अगर उसको अगर पूरी तरीके से अगर क्या किया गया, तो कोई भी अगर इस तरह का कोई भी अमाउंट तुमको अगर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के केस में, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी, पीजीबीपी की इनकम। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस होता क्या है, स्पेकुलेटिव मतलब सट्टे का व्यवसाय कहलाता है इसका। यह सट्टे का बिजनेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है आम के बगीचे होते हैं, आपने देखे हैं, इस समय तो आम का सीजन भी है, लीची का सीजन भी है। अब अगर सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया कि जो भी तुम्हारे आम के बगीचे हैं, सपोज करो पीयूष के पास आम का बगीचा है, अब इसके पास मान लो 10 पेड़ है, मैंने देखा है बहुत अच्छे फल है इस पे निकलेंगे, तो मैंने अभी 2 महीना भी बाकी था तैयार होने में, 1 महीना बाकी था तैयार होने में, उस फल को मैंने पहले इससे पेड़ खरीद लिए 10,000 रुपये में। एक पेड़ का 10,000 रुपये नहीं, 10 पेड़ का 1 लाख रुपये मैंने इसको पे कर दिया। अब वो पेड़ इस सीजन का फल जो है वो मैं ले जाऊंगा। लेकिन अब क्या होता है कि किसी कोई और भी मिस्टर, मान लो राहुल ही है, राहुल भी बिजनेसमैन है, तो वो आते हैं, वो देखते हैं यार ये पेड़ तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है इस पेड़ को मैं खरीदना चाहता हूँ, तो वो पीयूष के पास गए कि भैया ये पेड़ तो हमें खरीदने हैं, तो उन्होंने कहा तो भाई मैंने तो ऑलरेडी दीपक जी को बेच दिया है। तो पीयूष, तो ये क्या होता है, राहुल जी मेरे पास आते हैं कि भाई आपको वो पेड़ बेचने हैं तो मेरे को बेच दो। मैंने कहा ठीक है यार, अगर पैसा सही दोगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो उनको मैंने ये पेड़ 15,000 में बेच दिया। तो 15,000 में जो बेचा, हालांकि अभी फल तैयार नहीं हुआ, तो बाद में तैयार हुआ, तो मैंने क्या किया 15,000 में इसको सेल आउट कर दिया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सट्टे का बिजनेस की, यानी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस की। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए पीयूष जी के बागीचे में आम का पेड़ है, अब उसमें बहुत अच्छे फल लगे हैं और उनको वो बेचना भी होता है, तो मैं गया उनसे पर पेड़ 10,000 में मैंने परचेज कर लिया। तो अगर हम इसको अगर ऐसे समझे कि अगर एक पेड़ 10 पेड़ है और मैंने उसको कितने में खरीदा, 10,000 में, तो जाहिर सी बात है मैंने इनका जो पेड़ है वो कितने में खरीद लिया, फाइनली टोटल 1 लाख में मैंने परचेज कर लिया। ठीक है ना। अभी आपको पता है फसल अभी तैयार होगी, यानी वो आम जो तैयार होने वाले हैं वो 2 महीने बाद तैयार होने हैं, आफ्टर 2 मंथ। लेकिन मैंने बिफोर 2 मंथ 2 मंथ मैंने परचेज कर लिया, 2 महीने पहले मैंने परचेज कर लिया, क्योंकि मुझे फ्यूचर में अंदाजा है कि इससे अच्छा फल निकलेगा और अच्छा खासा दाम मेरे को मिलेगा। ठीक। अब तब तक राहुल आए, राहुल ने फिर बात किया कि भाई ये पेड़ हमें चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप मेरे को सही दाम दो तो मैं आपको बेच दूंगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। अभी देखो आम तैयार नहीं है, भविष्य के आम बेचे जा रहे हैं। तो मैंने सेल कर दिया इस 10 पेड़ों को, उनको बोला 15,000 से कम पे मैं नहीं दूंगा, और उन्होंने खरीद भी लिया। उनको लगा कि यार और अच्छा अमाउंट मिलेगा, करीबन 20-25 हज़ार रुपये का एक एक पेड़ पे हमें नफा हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब हम बिक जाएंगे, उन्हें और अच्छा दिख रहा है, तो उन्होंने हमसे खरीद लिया इसको 15,000 में। तो मैंने इसको बेच दिया 1.5 लाख में। अब जो देखो यहाँ पे, ना तो मैंने आम तोड़ा ना बेचा, बिना आम तोड़ करके बेचे मैंने क्या कर लिया, मैंने 50,000 का नफा कमा लिया। तो मेरा यहाँ प्रॉफिट देखो कितना हुआ, 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो मैंने कितना कमा लिया प्रॉफिट सर, 50,000 का। तो दिस 50,000 योर प्रॉफिट इज कॉल्ड पीजीबीपी इनकम। लेकिन ये पीजीबीपी में कौन से इनकम कहलाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं सट्टे का व्यवसाय। यानी भविष्य की जो फ्यूचर जो ट्रेड होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, स्पेकुलेटिव बिजनेस। अगर आपको ये मामला नहीं समझ में आया तो चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक है शुगर फैक्ट्री ओनर। शुगर फैक्ट्री समझते हैं सब लोग, ठीक है ना। यस सर। तो शुगर फैक्ट्री ओनर है, मान लीजिए राहुल जी का, ठीक है।
राहुल गुप्ता जी का, इनका क्या है, ये शुगर फैक्ट्री ओनर है, ठीक है। फिर एक कौन है, फिर एक है फार्मर है, फार्मर समझते हैं किसान, ठीक है। अब फार्मर जो हैं इनको, फार्मर कौन है, सपोज करो पीयूष जी फार्मर है, किसान है। अब क्या होता है, आप सभी को पता है शुगर फैक्ट्री ओनर को क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए, क्या चाहिए, शुगर केन। तो शुगर केन चाहिए, इनको गन्ना चाहिए। अब शुगर केन का भाई, और इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, पीयूष को, जो फार्मर है, जो शुगर केन फार्मर है, जो बेसिकली शुगर केन उगाते हैं, गन्ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनको अपना गन्ना बेचना है, इनको गन्ना खरीदना है। लेकिन अभी बात है कि अभी 2 महीने बाद गन्ना तैयार होगा, आफ्टर 2 मंथ्स शुगर केन विल बी रेडी। बट अब क्या होता है, ये सट्टा होता क्यों है, सट्टा होता इसीलिए है, या ये ट्रेड स्पेकुलेशन इसीलिए वजह से होता है क्योंकि दो अलग अलग थिंकिंग होती है। जैसे आप सट्टे का जब नाम मैं ले रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को क्रिकेट वाली बात याद आ रही होगी, तो क्रिकेट में भी तो ये होता है, मैच अभी चल रहा है उससे पहले ही लोग सट्टा लगाते हैं कि मैच जीतेगा कि हारेगा। तो ये ट्रेड, जैसे कोई कहता है ना कि हम चलो मैं 1 लाख जो भी सट्टा खेल रहा हूँ या समथिंग जो भी है ना, वो लोग क्या लगाते हैं, एक पक्ष कहता है कि मेरे हिसाब से ये इंडिया मैच जीतेगी, और एक पक्ष कहता है इंडिया मैच हारेगी, तभी तो सट्टा लगता है। और अगर दोनों ही सेम थिंकिंग रखते हैं तो कोई इस तरह का सट्टा लगेगा ही नहीं। लेकिन क्रिकेट वाले सट्टे की बात करें तो वो तो इनलीगल है ना, दैट इज इनलीगल, क्योंकि वो क्रिकेट तो भाई देश के लिए खेल रहे हैं, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करना सही नहीं है। लेकिन अब बाकी आप आम का बगीचा, लीची के बगीचे, तो आपको पता है गाँव में ये सब चीज़ें खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें शुगर केन की। फैक्ट्री ओनर को एक डर सता रहा है, वो फियर क्या है, मान लो इस समय शुगर केन का जो प्रेजेंट रेट जो था, प्रेजेंट रेट वो कितना था, 100 रुपीज चल रहा था। अब इसको एक फियर, डर सता रहा है। वो डर क्या सता रहा है, ये फियर है, डरा हुआ है कि कहीं इसका दाम 140 ना चला जाए, ठीक है। कब, इस बार की फसल आफ्टर 2 मंथ, है ना, आफ्टर 2 मंथ कहीं प्राइस 140 ना चला जाए। तो ये डर सता रहा है किसको, फैक्ट्री ओनर को। तो ये थिंकिंग, ये सोच रहा है, और पीयूष को लग रहा है, जो किसान है उसको लग रहा है कहीं आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ कहीं प्राइस घट ना जाए। इसको लग रहा है इस बार फसल अच्छी हुई है, कहीं पता चला 80 रुपए में ना बिके, तो इसको ये डर सता रहा है। तो देखो दोनों की अपोजिट थिंकिंग है। एक बंदा सोच रहा है, ओनर सोच रहा है कहीं 140 ना चला जाए, और ये सोच रहा है कहीं 80 रुपए ना चला जाए, घट ना जाए। तो दोनों की थिंकिंग अपोजिट, हालांकि प्रेजेंट रेट जो था वो 100 था। तो क्या करते हैं, शुगर फैक्ट्री ओनर और फार्मर ये दोनों इकट्ठा होते हैं और एक डिसीजन लेते हैं कि भाई देखो, हम क्या करते हैं, ये शुगर केन आपसे हम खरीद लें, 2 महीने बाद आपकी खेत का फसल तैयार होगा, बट मैं अभी से उसको परचेज कर ले रहा हूँ, ओके, और उसका मैं प्राइस दूंगा 110 रुपये, ठीक है। तो इसको एक डर सता रहा था, रात में सो नहीं पाता था क्योंकि ये 40 रुपये एक्स्ट्रा ना हो जाए, बढ़ ना जाए इतना। और ये किसान भी नहीं सो पा रहा था, क्यों, डर सता रहा था कि इसके फसल के इसको अच्छे दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब दोनों ने बिफोर 2 मंथ, यानी 2 महीने पहले ही ये ट्रेड कर लिया, ये एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है ना। ये एग्रीमेंट क्या हुआ, समझ गए सब लोग, कि 110 में डील हो गई। तो 110 में डील कंप्लीट। अब क्या है, अब किसान अब आराम से जाता है घर पे, आराम से सो रहा है, क्योंकि उसको पता है उसका तो भैया जो वो सोच रहा था 80 का, वो 110 में बेच चुका है। और इसको भी मतलब कि अब डर नहीं है, इसको भी आराम से सो रहा है, क्योंकि इसको पता है कि यार ज़्यादा से 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, मतलब 140 का चीज़ हमें 110 में मिल गया, इसके हिसाब से, इसके थॉट के हिसाब से। अब रियल पिक्चर हुआ क्या, आफ्टर
2 मंथ। देखो जैसे फिल्मों में चलता है आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं आफ्टर 2 मंथ्स। अब रियल में हुआ क्या, पिक्चर क्या हुई? तो पिक्चर ये रही कि सर प्राइस, दो केस हो सकते हैं आफ्टर 2 मंथ। तो मैं केस 1 पहले बताता हूँ। केस 1, प्राइस चली गई सच में 140 रुपये, ठीक है ना। सपोज सच में 140 रुपये चलेगी। अब बताओ प्रॉफिट किसको हुआ? शुगर सर फैक्ट, ओनर को बिल्कुल सही। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 रुपये। 30 रुपए का। 30 रुपये का फायदा हो गया। कैसे 30 रुपये का फायदा हो गया सर? इसको 140 की चीज 110 में मिलेगी, क्योंकि इसने पहले से एक परचेज कर रखा है। इसको क्या हुआ आपको पता है, एक को प्रॉफिट होगा तो एक को लॉस भी होगा। लूडो खेलते हो ना सब लोग, एक जीतेगा तो एक हारेगा। इसको लॉस हुआ कितने का? सेम अमाउंट का। सट्टे में ही, 30 रुपए का। सट्टे में ही होता है, जब घोड़े दौड़ते हैं लोग सट्टा लगाते हैं ना कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। 10 घोड़े जीत अगर दौड़ रहे हैं तो एक ही जीतेगा, 9 हारेंगे, एक जीतेगा। ठीक। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखो इनको प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपये का, तो इनको क्या हो रहा है? 30 रुपये का लॉस हुआ। ठीक। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस। हो सकता था केस 2 हो जाता। केस 2 क्या है? प्राइस चला जाता है कितने पे? 80 रुपीज पे। रुपीज पे चला जाता है, यानी कि किसान के थॉट सही हो गए होते हैं। तो बताओ किसको प्रॉफिट होता? किसान को प्रॉफिट होता, क्योंकि भले 80 रुपये किसान को। तो उसको तो उसका तो सामान पहले ही बिक चुका है कितने में? 110 में। तो इसको 30 रुपये का क्या होता? प्रॉफिट इसको हो गया होता, और इसको लॉस हो गया होता। किसको लॉस हो गया होता? बिजनेस ओनर को। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, चाहे केस 1 में इनको प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेसमैन को, शुगर फैक्ट्री ओनर को जो 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये 30 रुपये का प्रॉफिट कैसे हुआ बता सकते हो? सर क्योंकि सर गन्ने का रेट बढ़ गया इसलिए हो गया सर। कि उस सट्टे के कारण, उस एग्रीमेंट के कारण, ये जो इसने एग्रीमेंट पहले ही कर लिया था। तो जब कोई भविष्य का कोई फसल या भविष्य का कोई चीज अगर हमें आज ही खरीद लेते हैं, इसी को हम सट्टा कहते हैं। इसको हम लोग फ्यूचर ट्रेड कहते हैं। और स्टॉक मार्केट में तो इसके लिए इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है ना, भविष्य का जो ट्रेड हम लोग करते हैं ना, इसी को हम सट्टा कहते हैं। अब देखो शुगर फैक्ट्री ओनर ने अभी चीनी बनाया नहीं है, चीनी बेचा नहीं है ना, अभी उसको शुगर केन से चीनी बनाया है ना चीनी बेचा। चीनी बेचेगा उस पर तो अलग प्रॉफिट होगा उसको। फिलहाल उसको सिर्फ इस एग्रीमेंट के कारण उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 30 रुपीज का। तो ये 30 रुपीज उसके लिए क्या है? ये उसकी इनकम हुई, PGBP की। ठीक है। लेकिन PGBP में कौन सी PGBP? स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव बिजनेस, इसी को स्पेकुलेटिव बिजनेस हम लोग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस क्यों? यस सर। स्पेकुलेटिव बिजनेस हो या नॉन स्पेकुलेटिव, बाकी जितने हम दुकानें देखते हैं जो सामान खरीद के बेच रहे हैं, बेच के सामान प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो नॉन स्पेकुलेटिव में आते हैं। हम लोग ज़्यादातर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ही फेस करते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मैंने आज एग्जांपल आपको बताया। तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया कि कौन कौन से इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया। कल हम लोग सर जो हाँ बोलो बोलो। सर ये जो सर ये जो में सट्टा सर वो भी तो स्पेक्टिव बिजनेस ही है। आवाज़ क्लियर नहीं आई, पूछ फिर से पूछ लो। सर ये बोल रहे थे जो हम लोग क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं, हम्म, सर वो भी तो स्पेक्टिव बिजनेस में हुई। नहीं वो इनलीगल है। हाँ सट्टा ही कहते हैं उसको, नाम तो सुने हो, सट्टा सट्टा लोग तो खेलते यस हैं, सर। लेकिन वो इनलीगल है, वो यस लीगल। सर। लेकिन ये सब जो फसल वसल की जो हम बात कर रहे हैं सब तो होता है तो लीगल है। ठीक है। यस सर। बाकी कमोडिटी मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट में चने दाल इन सब पे चलता है।
सोना चांदी इन सब पे स्पेकुलेशन चलता है, मतलब फ्यूचर एंड ट्रेड होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि कंपुटेशन ऑफ सैलरी, कंपुटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उसे कल स्टार्ट करेंगे कंपुटेशन ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, तो तो अटेंडेंस लग जाएगा पलक, पलक, मोहम्मद वसीक और राहुल, आप तीनों का अटेंडेंस लग जाएगा। सो डोंट वरी, टुडेज क्लास इज ओवर। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।